दोस्तों आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है ये जानेंगे। इसके कौन कौन से पक्ष दे रखे हैं, आपके बुक में दे रखे हैं इसके, जैसे व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास और इसके क्या आधार हैं, फिर इसके महत्वपूर्ण पक्ष, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार और जो WTO है विश्व व्यापार संगठन, इनके बारे में और भी जो टॉपिक हैं जो पतन दे रखे हैं आपके, उनके बारे में जानेंगे। देखिए मैंने हेडिंग लिखा है, हेडिंग से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस आपको चीज़ों को बस एक बार समझना है। जो इसके फैक्ट्स हैं, जो जो 3-4 आपके फैक्ट्स हैं वो मैंने लास्ट में लिख दिए हैं, उनको आप देख लेना। क्योंकि जो मार्क्स, जो एक एक मार्क्स की क्वेश्चन होंगे वो फैक्ट्स पे आधारित होंगे। इन पे तो जो आंसर क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग आएगा, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस चीज़ पर क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांस होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, केवल 10 से 15 मिनट में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि व्यापार होता क्या है, क्योंकि जब तक आप व्यापार को नहीं समझेंगे तब तक आप पूरा चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। तो व्यापार, आपने देखा है कि आजकल हर मतलब कोई लोग हो, देश हो, जनता हो, सब मतलब सब व्यापार करते हैं। आप भी व्यापार करते हो किसी के साथ। व्यापार का अर्थ ही होता है कि अपने सामान को किसी दूसरे को बेचना, और कोई दूसरा आपके सामान को खरीद रहा है, तो वो व्यापार हो गया। व्यापार का आप सिंपल अर्थ में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं व्यापार को। अगर बुक की डेफिनेशन देखें कि बुक क्या कहता है, बुक ये कहता है कि वस्तु और सेवाओं का अगर स्वैच्छिक आदान प्रदान हो रहा है तो वो व्यापार कहलाता है। लेकिन व्यापार के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है, एक तो बेचने वाला और एक खरीदने वाला। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो व्यापार नहीं हो पाएगा। अर्थात अगर आप मार्केट में वस्तुएं लेने जाते हैं तो आप खरीदने वाले हैं उस वस्तु को, जो आपको वस्तु दे रहा है वो बेचने वाला है। तो आपके साथ मतलब व्यापार हो रहा है, तो व्यापार की स्थिति यही होती है कि इसमें बेचने वाला भी होना चाहिए और खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो अब आपको व्यापार पता चल गया होगा कि व्यापार क्या है, इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है व्यापार क्या होता है। फिर इसमें एक दो टॉपिक आते हैं कि व्यापार के दो प्रकार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। इन दोनों को समझ लीजिए क्या होते हैं। देखिए राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है कि एक देश के अंदर ही हम व्यापार करते हैं वस्तुओं का। एक देश के अंदर ही, ध्यान से सुनना, एक देश के अंदर ही हम किसी वस्तु का लेन देन करते हैं। जैसे देश के दो राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा मान लीजिए। इन दोनों राज्यों के अंदर ही अगर वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है तो वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात करते हैं तो दूसरे देशों से हम व्यापार की बात करते हैं। जैसे हम अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं या चाइना से व्यापार कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। लेकिन हम अगर अपने देश पे ही, देश के अंदर ही व्यापार कर रहे हैं, हम किसी देश से सामान नहीं खरीद रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय व्यापार ही होगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो तो आप उसमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको फिर बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है उसकी मैं हल बता दूंगा। फिर एक इसमें आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। अगर आप भारत के LPG के बारे में पढ़े हो तो आपको पता है कि भारत ने 1991 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना स्टार्ट किया था। क्योंकि उससे पहले जो बाहर के जो देश होते थे उनसे हमारा इतना व्यापार नहीं होता था। 1991 में भारत ने अपने व्यापार के दरवाजे खोल दिए और कहा कि दूसरी जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आकर व्यापार कर सकती है, और हम भी दूसरे देशों से, मतलब दूसरे देशों में जाकर व्यापार करेंगे। तो व्यापार का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। आप इंडिया के लेवल पे आप 1991 में बता सकते हैं, और आप लेवल में बता सकते हैं तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में ये व्यापार होता था, यूरोप का व्यापार होता था। फिर उसके बाद दास प्रथा का आरंभ हुआ। देखिए दास प्रथा क्या है, कभी कभी पूछ ली जाती है, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में भी आ जाता है दास प्रथा क्या है, दास प्रथा से क्या अभिप्राय है। देखिए क्या होता था कि जो विकसित देश थे
जो अमीर देश थे, आप ऐसे मान लीजिए जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये क्या करते थे, ये कम कीमत में गरीब लोगों को खरीद लेते थे। गरीब लोगों को क्यों? क्योंकि उन गरीब लोगों से ये काम करवाते थे, तो ये कम कीमत पर खरीद लेते थे, फिर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता था किसी दूसरे देश को, तो ये दास व्यापार कहलाता था। ये लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, लोगों को खरीद लेते थे, गरीब लोगों को, और उनको ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता था, तो इसे दास व्यापार कहा गया। दास का मतलब होता है सेवक, यानी कि सेवक बनाकर व्यापार करना। फिर औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति क्या होती है? देखिए हमारे भारत में भी 1956 में आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ। वो उसमें औद्योगिक क्रांति का मतलब है नए नए उद्योगों की स्थापना हो और नए नए उद्योग व्यापार के लिए खुले हों, तो उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व आया, यानी कि हम दूसरे देश से व्यापार करने लग गए। अब कोई भी ऐसा देश नहीं है जिससे हम व्यापार ना करें, बहुत ही कम चांस है कि हम किसी देश से व्यापार ना कर रहे हों, यानी कि सभी से हम व्यापार करने लगे हैं अब। फिर इसमें आ जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या आधार हैं, यानी कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। देखिए आपको पता है कि जो संसाधन एक देश के पास उपलब्ध होते हैं वो दूसरे देश के पास नहीं हो सकते। जैसे तेल का भंडार सऊदी अरब के पास, इराक के पास, इनके पास है, तो ये थोड़ी ना हो सकता है कि तेल का भंडार दूसरे देशों के पास भी हो। तो व्यापार इसलिए किया जाता है क्योंकि जिन चीज़ों की हमारे पास कमी होती है हम उन्हीं चीज़ों का व्यापार करते हैं। जैसे हमारे पास तेल की कमी है तो हम रूस से तेल मंगा लेते हैं, या फिर सऊदी अरब से तेल मंगा लेते हैं, या फिर इराक से तेल मंगा लेते हैं। ऐसे ही और किसी चीज़ की हमारे पास कमी होती है तो हम वो भी चीज़ मंगा लेते हैं बाहर से, और हमारे यहाँ से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जाती हैं जो दूसरे देशों के पास नहीं होती। भौगोलिक संरचना यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर खनिज संसाधन, जलवायु, जनसंख्या का कारक, ये भी व्यापार को मतलब प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक हो गए, सांस्कृतिक कारक का आपका उसमें बुक में एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे चीनी जो मिट्टी होती है उसके बारे में दे रखा है, और जो एक कालीन के बारे में दे रखा है, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिए उसे, क्योंकि सांस्कृतिक कारक भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर जनसंख्या का आकार दे रखा है, जो जनसंख्या होती है वो भी व्यापार को प्रभावित करती है, और आर्थिक विकास की अवस्था, विदेशी निवेश की सीमा, परिवहन। तो बस ये छोटे छोटे टॉपिक है, समझ लेना है। फिर इसके महत्वपूर्ण पक्ष भी आ जाते हैं, जैसे व्यापार का परिणाम क्या होता है, परिमाण क्या होता है। हाँ ये चीज़ समझा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी। देखिए क्या होता है कि हम जिस भी चीज़ का व्यापार करते हैं वो वस्तुओं को तोल कर करते हैं व्यापार, और जितने भी हम मतलब किसी भी वस्तु का हम व्यापार करते हों तो उस वस्तु को हम तोल के ही देंगे। ये थोड़ी ना है कि हम वस्तु को दे रहे हैं लेकिन उसका माप तोल ही ना करें। तो उस वस्तु का माप तोल यानी कि जो वेट उसका तोलते हैं, जो उसकी आवश्यक जो मतलब वेट होता है उसका, या माप तोल होता है, उसे जो भी कहें, उसका जो माप तोल होता है उसे ही व्यापार का परिमाण कहते हैं। यानी कि हम कितनी वस्तु को कितने भाव में दे रहे हैं, तो यही उसका परिमाण होता है। और व्यापार संयोजन होता है। व्यापार संयोजन का मतलब होता है कि अब एक देश दूसरे देश से इस तरह जुड़ चुका है कि उनमें मतलब बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता है, और अब वो मतलब व्यापार करने की ऐसी स्थिति में है कि उनके संबंध भी अच्छे हो रहे हैं, साथ ही साथ व्यापार करने से, और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकते हैं। तो व्यापार संयोजन का मतलब होता है कि अब एक देश दूसरे देश से जुड़ सकें। तो इसमें एक टॉपिक भी आ जाता है कि व्यापार की दिशा। देखिए पहले क्या होता था कि पहले हैंडीक्राफ्ट्स जो चीज़ें होती थी उनका ज़्यादा व्यापार किया जाता था, लेकिन अब उस दिशा से हम जो मशीनीकृत जो चीज़ें होती हैं, यानी कि वो विनिर्मित चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा चलता था, यानी कि हाथ से जो बनाई वस्तुएं बहुत ज़्यादा बिकती थी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज आए उन्होंने यहाँ के जो उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, उनको नष्ट कर दिया, और वो अपने मतलब देश से मशीनों से बनाया हुआ सामान यहाँ बेचते थे। तो इसे ही कहते हैं कि व्यापार की दिशा कहाँ से कहाँ चली गई, यानी कि हाथों से बनाने का सामान मशीनों में बनने लग गया, तो उसे व्यापार की दिशा कहते हैं। फिर व्यापार संतुलन आ जाता है, इसके बारे में मैंने नीचे लिखा है। जब व्यापार संतुलन का मतलब होता है कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हों, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हैं तो वो व्यापार संतुलन कहलाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर बराबर हैं तो, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मैंने आगे भी लिखा है इसके बारे में। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार होते हैं, द्विपार्श्विक व्यापार और एक बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार का मतलब होता है कि हम किसी मतलब दो देशों के बीच ही व्यापार हो। जैसे हम केवल अमेरिका से ही व्यापार करते हैं तो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाएगा। अगर हम बाकी देशों से व्यापार करते हैं, सभी देशों से, तो वो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाएगा, यानी कि बहुत सारे देशों से हम व्यापार करते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं था, ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत इसमें नहीं थी। बस आपको द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक आपने समझ लिया है, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इतना ही बता रखा है अगर आप इसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो भी। फिर इसमें आ जाता है कि मुक्त व्यापार की स्थिति, मुक्त व्यापार किसे कहते हैं। देखिए, व्यापार के लिए अपने दरवाजों को खोल देना ही मुक्त व्यापार कहलाता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि व्यापार के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना, यानी कि जैसे दूसरे देश अपने देश में आए और व्यापार करें तो वही मुक्त व्यापार कहलाता है, या फिर हम दूसरे देश में जाकर व्यापार करें तो वो भी मुक्त व्यापार कहलाता है, यानी कि कोई रुकावट ना हो, कोई भी देश मना ना करे व्यापार के लिए। फिर इसमें विश्व व्यापार संगठन आ जाता है। इसके बारे में कभी भी ये पूछ लिया जाता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं 1995। ये मैंने लिखा है 1 मार्क्स में, नीचे मैंने जो आपको बता रहे हैं फैक्ट्स उसके बारे में। फिर जो गाट है एक संस्था थी, ये विश्व व्यापार संगठन से पहले थे, इसकी दूसरा नाम था, ये समझ लीजिए आप। इसे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ भी कहा जाता था। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और एक काम हो जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है, यानी कि इसका क्या काम है। देखिए, दुनिया के जितने भी देश हैं उसमें व्यापार की ये देख रेख करता है कि सही से व्यापार हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन सा देश व्यापार में पिछड़ रहा है, कौन सा आगे है, ये सब ये देखता है। और इसमें नीचे लिख भी रखा है कि राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों को नियत करना व विवादों का निपटारा भी ये करता है। फिर इसमें आ जाता है कि प्रादेशिक व्यापार समूह है। देखिए, जब हम किसी प्रदेश के अंदर जाकर व्यापार करते हैं तो वो प्रादेशिक व्यापार समूह कहलाता है। इसे प्रादेशिक व्यापार कहते हैं। समूह तो ये इसलिए लग गया है क्योंकि अब ये बहुत सी संस्थाएं ऐसी बन गई हैं जो व्यापार के अंदर किसी देश के अंदर जाकर व्यापार करती है। जैसे आसियान बन गया है, नाफ्टा बन गया, ओपेक, साफ्टा, ये कुछ संस्थाओं के नाम दे रखे हैं। फिर इसमें पतनों के बारे में आ जाता है। देखिए, पतन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। आपको पतन के नाम या पता होनी चाहिए, जो कि मैंने लिखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पतन कितने प्रकार के होते हैं, इनके सभी प्रकार मैंने लिख दिए हैं। आपको एक एक करके सभी प्रकारों के नाम याद होने चाहिए और इनके काम भी याद होने चाहिए। देखिए, औद्योगिक पतन, जो उद्योगों के विकास के लिए खोले जाते हैं। पतन आपको पता है, एयरपोर्ट्स, वो जो समुद्री जहाज़ों के लिए जो अड्डे बनाए जाते हैं, मतलब समुद्री जहाज अड्डा भी आप इसे बोल सकते हैं, उसे ही पतन कहते हैं। वो औद्योगिक पतन जो उद्योगों के लिए खोला जाता है। वाणिज्यिक पतन जो व्यापार के लिए खोला जाता है। विस्तृत पतन जो सभी देशों से व्यापार में संबंध स्थापित करता है, वो विस्तृत पतन होते हैं, ये फैले हुए होते हैं। भाया पतन जो अपने देश के बाहर किसी समुद्री पोत में बना दिया जाता है। और अंतर्देशीय पतन जो देशों के अंदर बनाए जाते हैं। तेल पतन, इसे तेल पतन भी कहते हैं, तेल पतन इसका लिख रखा है लेकिन इसे तेल पतन भी कहते हैं। जो तेल वगैरह उसके व्यापार के लिए बनाया जाता है, फिर जो गैस वगैरह होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनके लिए ये बनाया जाता है। मार्ग पतन होता है और नौसेना पतन होता है। मार्ग पतन मार्गों को स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं, और नौसेना पतन ये जो हमारी नेवी फोर्स होती है उनकी देखरेख के लिए बनाए जाते हैं। फिर इसमें इनके आपको बस नाम पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछ भी लिया जाता है पतनों के कितने प्रकार होते हैं, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। और फिर इसमें इम्पोर्टेंट जो 1 मार्क्स के हैं, वो WTO की स्थापना कब हुई थी। देखिए, 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। उससे पहले जो गाट संस्था थी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। फिर बाद में इसका नाम बदलकर 1995 में WTO कर दिया गया। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। फिर व्यापार संतुलन के बारे में पूछ लिया जाता है। देखिए, जब आयात और निर्यात बराबर हो तो व्यापार संतुलन में है। यानी कि मान लीजिए इंडिया ने बाहर 100 करोड़ का व्यापार किया और बाहर 100 करोड़ की वस्तुएं भेजी, और बाहर से भी 100 करोड़ की वस्तु ही प्राप्त हुई, तो वो व्यापार संतुलन में कहलाएगा, यानी कि जितना दिया उतना ही प्राप्त हुआ। फिर व्यापार असंतुलन की भी स्थिति होती है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा हो तो उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है।
जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि उसमें बीओपी अकाउंट के बारे में भी बता रखा है और व्यापार संतुलन के बारे में भी बता रखा है। व्यापार असंतुलन का मतलब होता है जब व्यापार असंतुलन में होता है, यानी कि या तो आयात ज़्यादा होता है या निर्यात ज़्यादा होता है। देखिए, अगर निर्यात ज़्यादा हो हमारे देश से और आयात कम हो, निर्यात प्लस में हो और आयात माइनस में हो, उसे धनात्मक कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव व्यापार हुआ है। अगर आयात प्लस में हो और निर्यात माइनस में हो तो उसे ऋणात्मक व्यापार कह देते हैं, यानी कि जो व्यापार है वो हमारे हित में नहीं हुआ। देखिए कैसे, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए, अगर हमारे देश से मान लीजिए कि ये इंडिया है और इंडिया ने अपने देश से वस्तुओं का निर्यात है वो ज़्यादा किया, किसी भी देश में ज़्यादा किया, लेकिन उस देश से जो वस्तुएं थी वो कम आई, तो वो धनात्मक व्यापार होगा, क्योंकि जो व्यापार है वो हमारे हित में हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और ज़्यादा बाहर बेच पा रहे हैं। लेकिन बाहर से हम कम वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने पर ज़्यादा निर्भर होने लग गए हैं और बाहर से हम कम वस्तुएं मंगा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा सूचक माना जाता है, इसे धनात्मक व्यापार कहा जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा ऋणात्मक व्यापार। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको टच कीजिए, फिर आप वो वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, आपको बस इनके भी पतनों के प्रकार भी याद होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।